हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो जैसा कि पीछे के वीडियो में हमने 1.3 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पढ़ लिया था और इसमें हम आपको पूरा प्रमेय और कैसे किसी संख्या को सिद्ध करते हैं वो सब के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस किए थे और कंप्लीट एनालिसिस किए थे कि कैसे और क्यों होता है। तो आज का टॉपिक, जैसा कि हम आपको पीछे की वीडियो में ही बता दिए थे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं 1.3 कंप्लीट। मेरे पीछे भी देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, 1.3 कंप्लीट। यानी कि हमारा जो अध्याय 1.3 है इसमें जितने भी प्रश्न हैं हम उन सभी को आज खत्म कर देंगे। और यदि आपको जो है किसी भी प्रकार का इसमें डाउट हो तो आप अपना डाउट को कमेंट में पिन कीजिएगा। और एक बात कि यदि आपको हम बोले थे कि जैसे आप मेरा इससे पीछे का वीडियो जो इंट्रोडक्शन का था उसको अपना पूरा तन मन और ध्यान से यानी कि पूरा 100% फोकस के साथ देखे हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि 1.3 आपके लिए बस चुटकी का खेल है। आपको तुरंत ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जिसको समझ में नहीं आया तो आज के सेशन में हम जब 1.3 कंप्लीट करेंगे तो उसको आप समझिएगा। तो देखिए 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कहता है कि प्रूफ कीजिए। क्या कहता है, किसको प्रूफ करने कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या प्रूफ करने के लिए कहता है हमसे कि रूट 5 यानी कि हमारा जो है रूट 5 ये एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे उसको समझिए। वैसे हम पीछे के वीडियो में आपको बता दिए थे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो हमको लगता है कि अगर आप पीछे का वीडियो देखें तो आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो आपको क्या बताए थे कि कोई भी संख्या है यदि हमको उसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम किस मेथड का यूज करते हैं, विरोधाभास विधि, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, उसका यूज करते हैं। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि यदि हमको रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक अपोजिट नंबर मान लेंगे। मतलब इरेशनल का अपोजिट रेशनल। तो हम मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। देखिए कैसे। तो हमको क्या करना है, रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए माना कि क्या माना कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको पता है हम उल्टा मानते हैं। माना कि रूट 5 एक परिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि यदि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो क्या हम इसको बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट 5 बराबर, चाहे तो आप p/q a/b ये सब हम बताए थे। तो रूट 5 बराबर मेरा मन कर रहा है कि अभी c/d लिख दे। तो मतलब बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम। तो अब हम आपको क्या बोले थे कि ये देखिए इधर हमारा अपरिमेय है, इधर परिमेय है। तो दोनों को पहले बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करते हैं, बोथ साइड इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए जब दोनों ओर आप वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, 5 हो जाएगा। और c का स्क्वायर इसका वर्ग कीजिएगा तो और d का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपको बताए थे हम ऐसा कि d स्क्वायर को 5 के जगह पे ले आना है और d स्क्वायर के जगह पे 5 को रख देना है। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हम क्यों किए जानते हैं, ताकि हम ये बोल पाए कि c स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो d स्क्वायर आ रहा है। पहले आप समझिए। वैसे हम पीछे का बताए थे क्यों ऐसा करते हैं। ये अगर हम करेंगे ना तो ही हमारा जो है आगे का स्टेप्स बढ़ पाएगा और हम ये रूट 5 को जो ना एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर क्या कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आपको एक प्रमेय बताया था ना, प्रमेय 1.3, जो क्या कह रहा था कि यदि कोई संख्या p है
अभाज्य संख्या है p और कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। वही वाला प्रमेय यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे c स्क्वायर क्या 5 से विभाजित है, यहाँ पे लिखिए आप c स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, 5 से विभाजित है। c स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो जब c स्क्वायर 5 से विभाजित है तो c भी तो 5 से विभाजित होगा। c भी क्या होगा 5 से विभाजित है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखना चाहे तो ये कहां से लिखे, लिख दीजिए प्रमेय 1.3 से। कहां से, प्रमेय 1.3। आपको प्रमेय 1.3 पता होगा, सबको पता होगा प्रमेय 1.3 क्या है, तो उसी से हम ऐसा लिख पाए। तो अब आपको एक चीज बता, जब c स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाता है तो कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। वो आउटपुट है जो हमारा d स्क्वायर आ रहा है ना आउटपुट के रूप में। लेकिन जब c को 5 से भाग देते तो क्या हमारा आउटपुट पता है क्या आ रहा है, नहीं पता है। तो हम मान के चलते हैं जब c को हम 5 से भाग दे रहे तो आउटपुट के रूप में हमारा z आ रहा है। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं आप, x y z a b c d कुछ भी, क्योंकि देखिए c स्क्वायर को 5 से भाग दिए तो आपके पास d स्क्वायर आ रहा है। बट जब हम c को 5 से भाग दे रहे तब तो हमारा कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो हमको पता नहीं ना, अभी हम फाइंड नहीं कर पाए। तो मान के चलते हैं जब c को 5 से भाग दिया जा रहा है तो आउटपुट यानी कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हमारा z आ रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलिएगा कैसा, c बराबर में 5z। कोई दिक्कत, बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। और आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो समीकरण, अब इधर जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं वैसे। अच्छा चलिए इधर ही स्लाइड में लिखते हैं, क्योंकि नीचे हो सकता है आपको दिखाई नहीं देगा स्लाइड। तो अब हम समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, c का मान रखते हैं। तो आप लिख दीजिए समीकरण। और एक बात बता देते हैं, ये c और d क्या है, c कोमा d पूर्णांक। एक तो सबसे पहली बात ये पूर्णांक है यानी कि इंटीजर्स है, और सह अभाज्य है। और क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य हम आपको पूरा कल बताए थे कि क्या होता है सह अभाज्य। कोई भी ऐसा संख्या जिसको केवल एक विभाजित कर सकता है या जिसका HCF 1 होता है वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। आपको सह अभाज्य हम पूरा बताए थे अच्छा से क्या होता है। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, c का मान धरते हैं। समीकरण फर्स्ट में c का मान रखने पर देखिए क्या होता है। जब समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, c का मान रखते हैं, रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, d स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बट्टे में 5, c स्क्वायर बट्टे में 5। और आपको पता है कि c स्क्वायर का जो वैल्यू है, मतलब c का जो वैल्यू है 5z, और इसका स्क्वायर बट्टे में 5। तो d स्क्वायर बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं 25, 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर बट्टे में 5। 5 से 25 5 पार में। ठीक, तो d स्क्वायर बराबर आप 5z स्क्वायर लिख सकते हैं। तो d यहाँ 5 गुना में ना, इसको हम भाग में लिख के आते हैं। ठीक, तो इधर क्या बच गया z। तो यहाँ पे भी देखिए वही प्रमेय 1.3 यूज हो रहा है। यदि d स्क्वायर जो है हमारा वो 5 से विभाजित है तो d भी 5 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे d स्क्वायर क्या है, वो 5 से क्या है, विभाजित है। लिखिए आप d स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो जब d स्क्वायर 5 से विभाजित है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार d भी तो 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत आपको, बोलिएगा सर आपके रहते कोई दिक्कत होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम क्या बोले कि यहाँ पे जो c और d है जिसको हम पूर्णांक और सह अभाज्य माने हैं, ये केवल और केवल 1 से विभाजित हो सकता है। बोले ना साहब कि ये सह अभाज्य यानी कि केवल और केवल 1 से ही विभाजित हो सकता है और कोई भी संख्या इसको विभाजित नहीं कर पाती। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, c भी 5 से विभाजित हो रहा है और d भी 5 से विभाजित हो रहा है। मतलब हम जो बोले कि c और d सह अभाज्य है वो तो बात हमारा गलत प्रूफ हो गया ना जी। देखिए कैसे,
हम क्या बोले, सी और डी केवल एक से विभाजित हो सकता है और कोई भी संख्या इसको विभाजित नहीं कर पाएगी। बट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, सी को 5 विभाजित कर रहा है और डी को भी 5 विभाजित कर रहा है। तो हम जो माने वो तो हमारा थ्योरम या हम जो अपना उसमें जो भी हम अपना रूल लगाए वो तो गलत हो गया। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना, की गई कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि सी कोमा डी क्या है, सी कोमा डी 5 से क्या है, विभाज्य है, यानी कि 5 से भाग लग रहा है। बट हम क्या बोले, सी और डी क्या है, वो तो सहअभाज्य संख्या है, वो एक के अलावा कोई भी संख्या से भाग लग ही नहीं सकता। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सी और डी 5 से विभाज्य है, तो कह सकते हैं हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि छूट गया, क्योंकि सी और डी क्या है, 5 से विभाज्य है। अतः आप लिखिएगा, हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अतः हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अतः हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अतः हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट पाते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हम कर लिए, प्रूफ कर दिए कि रूट 5 क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। और आप इसको अच्छा से समझिए। देखिए हम फिर से बता रहे हैं आपको कि रूट 5 को हमको क्या करना था, अपरिमेय संख्या बताना था, तो हम इसको बोले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो बस बट्टे के फॉर्मेट में लिखे, फिर बोले सॉरी यहाँ पे रूट 5 होगा, तो हम क्या बोले, ओ सॉरी रूट नहीं होगा, वर्ग कर दिया ना, अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है गलती। तो देखिए मान के चलते रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब क्या बोले, इधर अपरिमेय इधर परिमेय, तो दोनों को बराबर कर दिए। फिर हम देखें कि सी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो सी भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय 1 पॉइंट दे के द्वारा। लेकिन आपको क्या बोले, जब सी स्क्वायर को 5 से विभाजित दिया जाता है तो आउटपुट हमारा डी स्क्वायर आता। बट सी को जब 5 से भाग दिया जाता है तो पता नहीं ना आउटपुट क्या आएगा, तो हम मान के चलते उसको जेड मान लिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सी बराबर 5z, और इक्वेशन फर्स्ट माने इसको सी का मान धरे। फिर यहाँ पे भी प्रमेय 1.3 को अप्लाई किए कि यदि डी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो डी भी 5 से विभाजित होगा। बट हम क्या बोले, सी और डी सहअभाज्य है, तो हम क्या कहें कि हमारे द्वारा जो कल्पना की गई है वो गलत है। अर्थात हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको लगता है कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप इसको देख के मत घबराइए कि 3 + 2 रूट 5 को हम कैसे सिद्ध करें कि वो एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है। ये भी बहुत आसान है, इसको भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। 1 मिनट रुकिए, बस एक छोटा सा सेकंड, 1 सेकंड। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है कि इसको यदि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अपोजिट। क्या मानते हैं इसका अपोजिट? मान लेते हैं कि जो हमारा 3 + 2 रूट 5 है ना, माना कि 3 प्लस में 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको हम एक चीज बताएं ना कि यदि कोई भी संख्या रेशनल होती है, कोई भी संख्या परिमेय होती है, तो आप उसको बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आप
ऐसा लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 है, जो 3 प्लस में 2√5 को आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बोलिएगा सर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो वो अभी जो हम इससे पहले वाला मेथड बताए ना कि दोनों और स्क्वायर कीजिए फिर सॉल्व कीजिए, वो जो है इसमें भी यूज हो सकता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा समय खाएगा आपका। हम वो वाला मेथड भी यूज करेंगे, बट कब करेंगे कि जब सिंपल आपको दिया है रूट के अंदर कोई एक संख्या कि √3, √5, √7, √11, √13, √17 इस प्रकार से दिया है ना, तो हम उस मेथड का यूज करेंगे। वैसे आप वो वाला मेथड यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो मेथड है वो वाला आपका ज़्यादा समय खाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि रूट वाले जो चीज़ है ना उसको सेपरेट करें सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा कर सकते हैं, रूट को सेपरेट करने के लिए 2√5 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि p/q में, और इधर देखिए आप ये जो 3 है, ये 3 तो हमारा प्लस में है, इधर आके माइनस। कोई दिक्कत? बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम कर लेते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके देखते हैं क्या होता है। 2√5 बराबर में इसका हो जाएगा q, p माइनस में 3q। तो आपको हम बोले ना कैसे भी करके रूट को सेपरेट करना है। तो देखिए ये 2 जो है √5 के साथ क्या है, गुने में है, इसके क्या है, गुना में है। तो नीचे आके भाग हो जाएगा। बोलेगा सर बिल्कुल भाग होगा। तो p माइनस 3q बट्टे में q तो है, लेकिन ये जो 2 है इधर आके गुना में होगी, सॉरी भाग में आ गया, तो 2q हो गया। अब आप एक चीज देखिए कि ये भी पड़ी में, ये भी पड़ी में होना चाहिए ना, पड़ी में के बराबर होना चाहिए। बट हमको क्या बात पता है कि ये जो है हमारा, ये तो हमारा रेशनल है, ये हमारा रेशनल है, बट √5 क्या है हमारा, एक इरेशनल है, मतलब एक अपरिमेय है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या। तो आप ही बताइए क्या कभी भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ सकता है? तो कभी भी नहीं। कभी भी कोई भी परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकती। तो इसलिए आप हम यहाँ पे लिखिए कि हमारे द्वारा, या आप ऐसा करके लिख सकते हैं कि यहाँ p माइनस 3q/2q बराबर √5 के होना चाहिए। परंतु हमें क्या पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह विरोधाभास हमको कहाँ से प्राप्त होता है, अपनी गलत कल्पना से प्राप्त होता है कि हम जो माने कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, वो गलत है। वो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, और हम क्या कर देंगे, उसको सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो यहां आप लिखिएगा, यहां p माइनस में 3q/2q बराबर में क्या है, √5, जो कि सत्य नहीं है। क्या ये सत्य है? जो रेशनल है वो इरेशनल के बराबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो लिखिएगा यह सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती
है। तो आप लिखिएगा, अर्थात हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि, या आप लिखिए कि यह त्रुटिपूर्ण कल्पना, यह आप ऐसे लिखिए कि यह विरोधाभास मतलब समझ रहे हैं ना कि गलत कल्पना, यह विरोधाभास हमें अपनी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं इधर, ठीक। हमें अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि, हमें अपने गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या आपको भी एग्जाम में इसी टाइप से लिखना है, जो हम लिख रहे हैं ना उसी टाइप से। अतः हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, देखिएगा, अतः हम यह निष्कर्ष पाते हैं। क्या निष्कर्ष पाते हैं आप? निष्कर्ष पाते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको लगता है आपको बातें समझ में आई है। तो कुछ नहीं किए, बस ये परिमेय इसको माने। बस हम क्या किए कि इस वाले क्वेश्चन में जहां 2 से अधिक संख्या जैसे ये सब दिया रहे ना, तो इसमें हम सबसे पहले रूट वाले को अलग करते हैं, सेपरेट करने का कोशिश करते हैं। बस सेपरेट किए तो यहाँ पे जो √5 है, मतलब यानी कि जो अपरिमेय है वो परिमेय के बराबर नहीं आएगा, तो बस उसी बात को लिख दिए यहाँ पे p - 3q/2q। ये जो है सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान था कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, और कभी भी अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या लिखे, हमें अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 क्या है, परिमेय। तो हम क्या निष्कर्ष पाते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे। और हमारा 3 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 3 पार्ट्स है। उसको एक प्रश्न 1 है, फिर प्रश्न 2 है, फिर प्रश्न 3 है। तो 3 पार्ट करके दिया गया। तो उसमें क्या कह रहा है, देखिए कि सिद्ध करके बताइए कि ये जो निम्न संख्या है, ये जो दी गई संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, वो इरेशनल नंबर्स है। तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप से। तो देखिए सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसको कैसे सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे इसका उल्टा? तो मान लेते हैं, माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम इसको बटे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √2 बराबर में p/q। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, तो अब हम क्या करें, मान के चलते अगर आप साइड कोना कोना भी गुना कर दीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा, जानते हैं क्या, ये आ जाएगा आपका q और इधर √2p, ये नहीं आएगा। मतलब आप कोना कोना गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा q बराबर √2p। तो इससे तो हमारा अपरिमेय सिद्ध नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तो मेथड आप ये कर सकते हैं कि आप इसका जो है हर का परिमेयकरण कर दीजिए। बट आपको अभी हम नहीं सिखाएं कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो आप इसको क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब जगह चेंज कर दीजिए। √2 नीचे है ना, इसको ऊपर कर दीजिए। √2 नीचे, इसको ऊपर कर दिए, बट्टे 1 को नीचे कर दिए। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी q को ऊपर कर दीजिए और p को नीचे कर दीजिए।
ठीक, कोई दिक्कत, या इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि √2 बराबर में Q बट्टे में P। कोई दिक्कत, बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए कि ये तो हमारा एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये हमारा एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि क्या कभी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखिए कि यहाँ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। यहाँ पे Q/P बराबर क्या है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं Q/P बराबर, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है कि Q/P परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। और हमको क्या पता है कि कोई भी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं आ सकता। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ, ओ सॉरी, लाल मार्कर यूज नहीं करते हैं, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। तो यहाँ हमने गलत कल्पना की। क्या गलत कल्पना की भाई? कि यहाँ हमने ये गलत कल्पना कर दी, यहाँ हमने गलत कल्पना की, गलत कल्पना की 1 बट्टे में √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या कहिएगा कि अतः हम यह निष्कर्ष पर पाते हैं कि यह निष्कर्ष पाते हैं कि एक बट्टे में √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत हुआ? कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम क्या कि सिंपल सा इसको परिमेय माने। फिर आपको क्या कहे कि कुछ भी इस प्रकार का जब भी आए ना बट्टे में या प्लस में, इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना रहता है कि रूट को पहले सेपरेट करते हैं। तो रूट को सेपरेट कैसे? एक तो हर का परिमेयकरण, बट वो नहीं बताए थे, इसलिए हम रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब उल्टा कर दिए। तो उल्टा करने के बाद ये आया, तो क्या परिमेय और परिमेय के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसी बात को हम लिख दिए। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। तो ये भी वही कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? वैसे जैसे हम पीछे का क्वेश्चन को किए थे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे? माना कि 7√5 क्या है? 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यदि 7√5 जो है हमारा एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है,
तो क्या हम इसको बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं बट्टे के फॉर्मेट में। तो 7√5 बराबर 7√5 बराबर हम बट्टे के फॉर्मेट में इसको p/q लिख सकते हैं। तो आपको हम क्या बोले कि इस वाले क्वेश्चन में ना सबसे पहले हम बट्टे को रूट को, ये जो हमारा √5 है ना, √5 इसको सेपरेट करना। तो देखिए कैसे सेपरेट करते हैं। तो देखिए √5 को रहने दीजिए, 7 उधर गुना में है, नीचे आके भाग हो जाएगा। ये तो आप प्रॉपर्टी पर है ना। तो फिर देखिए वही वाला यूज हो रहा है टर्म कि ये जो है ये तो एक रेशनल नंबर है, बट ये हमारा क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो क्या वही रेशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, रेशनल इरेशनल के बराबर। परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही बात लिख दीजिए कि यहाँ क्या आप निष्कर्ष पाते हैं? यहाँ p प्लस में नहीं, p बट्टे में 7q क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है एवं √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा? एवं √5, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, √5 एक √5, यहाँ ऐसे लिख दीजिए कि यहाँ p बट्टे में 7q एक परिमेय संख्या है। तो क्योंकि भाई ये बराबर है, ये परिमेय या अपरिमेय के बराबर है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बट है नहीं। तो √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √5 को भी परिमेय होना चाहिए। परंतु हमें क्या पता है भाई? हमें पता है कि √5 एक परिमेय संख्या, परंतु हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखिएगी, तो हमने ये गलत कल्पना की, या लिखिए अर्थात हमें अपने गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 7√5 एक अर्थात हमें अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। अतः हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि अतः हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
कोई दिक्कत? बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, बस इसको सबसे पहले पड़ी में माने, फिर हम क्या बोले कि पड़ी में मानेंगे तो बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बस लिखे। और आपको पता है इस वाले क्वेश्चन में हम रूट को सेपरेट करते हैं, तो रूट को सेपरेट करने के बाद हम पाते हैं कि ये इरेशनल आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है। तो रेशनल इरेशनल के बराबर या इरेशनल रेशनल के बराबर दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। यही बात लिखी कि यहाँ 7 पी बट्टे में 7 क्यों क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमको ज्ञात है कि जो कभी भी परिमेय होता है वो अपरिमेय के बराबर नहीं होता। तो हम जो है ये गलत कल्पना कर लिए कि 7√5 क्या एक परिमेय है। तो हम क्या निष्कर्ष पाते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम इसका अपोजिट मानते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि यदि हम सबसे पहले तो इसको उल्टा मान लिए कि जब भी हमको अपरिमेय को सिद्ध करना रहता है तो हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि 6 प्लस √2 एक परिमेय, सॉरी मान लेते हैं 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसका अपोजिट, तो आपको पता है कि यदि कोई संख्या परिमेय है तो हम उसको बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस में √2 बराबर आप लिख सकते हैं बट्टे के फॉर्मेट में कुछ भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में, a/b के रूप में, p/n के रूप में, किसी के भी रूप में लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि इस वाले क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि बट सबसे पहले रूट को सेपरेट करते हैं। तो √2 है ना, इसको इधर रहने देते हैं और a/ में b, और इधर देखिए +6, ये जो 6 है ये 6 तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका ले लेते हैं हम, करते हैं इसको सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, bb इधर मिल जाएगा a और इधर 6b। तो फिर वही केस आ रहा है, देखिए क्या केस आ रहा है। ये तो हमारा रेशनल है और ये हमारा इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय। तो फिर वही केस, वही अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, या परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर आ सकते हैं, कभी भी परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकते। तो इसी बात को लिख दीजिए, लिखिए यहाँ पे, यहाँ a-6b बाय में b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि भाई यदि ये परिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो मतलब इस परिमेय के बराबर इसको भी होना चाहिए। जबकि √2 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि √2 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, √2 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 को भी एक परिमेय होना चाहिए, परंतु हमको क्या पता कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ आप लिखिए, परंतु हमें क्या पता है, हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ क्या कीजिए, अपना कल्पना गलत कर दीजिए, जो माने आपका वो तो गलत हो गया ना। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत हो गई, या हमारे द्वारा
हमारे द्वारा रचित कल्पना क्या हो गई? कल्पना गलत सिद्ध हो गई, गलत हो गई। तो आप कहिएगा, अर्थात हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि अर्थात हम यह निष्कर्ष पाते हैं, निष्कर्ष पाते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई दिक्कत, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, बस इसको हम माने परिमेय बट्टे के फॉर्मेट में लिखे। बस हम यहाँ पे क्या देखें कि परिमेय जो है वो अपरिमेय के बराबर आ रहा था, बट ऐसा होता नहीं है। तो -6 भी एक परिमेय, जबकि √2 भी को एक परिमेय होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। इसलिए 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो हमको लगता है कि हम जितना भी बातें आपको बताए हैं वो सब आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1.4 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा आप इस पे क्या अपना पकड़ बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।